हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। मैं मुकेश प्रजापति कृष्णा एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। अपने भारतीय इतिहास को लेकर मुगल काल पढ़ चुके हैं। अपन मुगल काल के प्रमुख शासक पढ़ चुके हैं। जैसा कि रीट के सिलेबस को अपन रीड आउट करते हैं तो उसमें एक सेपरेट टॉपिक दे रखा होता है मुगल प्रशासन, मुगल एडमिनिस्ट्रेशन का एक सेपरेट टॉपिक है। आज की क्लास में अपन मुगल प्रशासन पढ़ेंगे, मतलब कि जैसे शासन कैसे चल रहा था उस समय, क्या क्या शासन के पद थे, किन पदों पर किन की नियुक्ति की जाती थी और किस किस पोस्ट पर किस किस को पोस्टेड किया गया था, इसके बारे में आज अपन इस क्लास में विस्तृत अध्ययन करेंगे। टॉपिक है अपना आज मुगल प्रशासन, मुगल एडमिनिस्ट्रेशन। रीट का सेपरेट टॉपिक है ये, थोड़ा कंसंट्रेट होकर समझना। जैसे कि प्रेजेंट टाइम में मोदी जी भारत सरकार चला रहे हैं, सरकार को मेंटेन कर रहे हैं, तो मोदी जी अकेले नहीं हैं, उनके साथ में कहीं ऐसे मिनिस्टर लोग हैं, कहीं मंत्री हैं जिनको अलग अलग डिपार्टमेंट डिस्ट्रीब्यूट कर रखे हैं, बांट रखे हैं, जिसके फलस्वरूप वो शासन मेंटेन कर रहे हैं। तो मुगल काल में कैसे शासन चल रहा था उसके बारे में थोड़ा कंसंट्रेट रहना। अपन भारतीय इतिहास में एक शब्द पढ़ते हैं सुल्तान, वो एक पढ़ते हैं बादशाह। एक शब्द पढ़ते हैं सुल्तान, एक शब्द पढ़ते हैं बादशाह। दोनों में क्या कंफ्यूजन है, दोनों का अर्थ क्या होता है समझना आप। सुल्तान जो होता है वह खलीफा का प्रतिनिधि होते हैं। खलीफा का प्रतिनिधि होता है, द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ खलीफा, उसे सुल्तान कहते हैं। आफ्टर देन बादशाह, बादशाह होता है वह एक स्वयं प्रभु शासक होता है, स्वयं प्रभु शासक होता है। बादशाह एक स्वयं प्रभु शासक होता है। अब देखना यहाँ पे थोड़ा कंसंट्रेट करना, मिडिएवल हिस्ट्री के अंदर अपन पढ़ते हैं सल्तनत काल और मुगल काल। सल्तनत काल होता है, सल्तनत काल के जितने भी शासक हुए उन सभी को सुल्तान कहा जाता है। अर्थात भारत में जो सल्तनत काल था, अर्थात भारत में जो सल्तनत काल था, सल्तनत काल जिसका टाइम पीरियड लगभग रहता है 1192-93 की द्वितीय विजय के पश्चात, 1192 से लेकर 1526 एडी, ये होता है सल्तनत काल। उसके बाद में आता है मुगल काल। कौन सा काल? मुगल काल। मुगल काल का जो टाइम पीरियड होता है वह होता है 1526 से लेकर 1857, 1857 की क्रांति। एक बार क्विक रिवीजन करवा देता हूँ आपका यहाँ। 1192, जैसा कि अपन भारत के इतिहास में और राजस्थान के इतिहास में पढ़ते हैं, 1191 ईस्वी में तराइन का प्रथम युद्ध होता है जिसमें पृथ्वीराज चौहान तृतीय की विजय होती है। आफ्टर देन 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध होता है जिसके फलस्वरूप मोहम्मद गोरी की विजय होती है और भारत में मुस्लिम सत्ता स्थापित हो जाती है। इस तिथि से ठीक पूर्व भारत में एक सिंगल मुसलमान पर्सन नहीं था, एक भी मुसलमान व्यक्ति इस तिथि से पूर्व नहीं था। आफ्टर देन इनका इतना कब्जा होता है, आफ्टर 1192 के बाद में ये शासन करने भी लग जाते हैं। 1192 तराइन की द्वितीय युद्ध के पश्चात भारत में मुस्लिम राज सत्ता स्थापित होती है। आफ्टर देन जो सल्तनत काल का टाइम पीरियड होता है वो 1526 तक होता है। जैसे मैंने बाबर मुगल काल के अंतर्गत बाबर पढ़ाया था, तो बाबर के उस पहले वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया था 1526 में दिल्ली सल्तनत का उस समय सुल्तान था इब्राहिम लोदी। उसको बाबर पानीपत के प्रथम युद्ध में 21 अप्रैल 1526 को पराजित करके भारत में मुगल सत्ता की स्थापना कर देता है। तो सल्तनत काल 1526 तक अपन रीड आउट करते हैं। आफ्टर देन मुगल काल आता है 1526, 1526 में बाबर पानीपत के प्रथम युद्ध के पश्चात भारत में मुगल राज सत्ता स्थापित कर देता है। उससे लेकर भारत में अपन भी इस मुगल काल को दो भागों में पढ़ते हैं। एक तो मुगल काल जो ओरिजिनल है, जिसमें बाबर से लेकर औरंगजेब तक के शासक आते हैं। आफ्टर देन इसका सेकंड पार्ट कहलाता है उत्तर मुगल काल। उत्तर मुगल काल के अंदर वही बहादुर शाह,
प्रथम से लेकर बहादुर शाह जफर तक, बहादुर शाह जफर तक। यहाँ तक मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में रीड आउट करवा चुका हूँ। मैं आपको बाबर, अकबर, हुमायूं, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब इनके बारे में प्रीवियस वीडियो में अपन एक्सप्लेनेशन कर चुके हैं। अब उत्तर मुगल काल के अंतर्गत शासक होते हैं, जो उत्तराधिकारी होते हैं, वो अयोग्य होते हैं। इनका इतिहास इतना कोई ज़्यादा मायने नहीं रखता है, फिर भी अपन इनके इतिहास को अगली क्लासों में अपन वापस रीड आउट करेंगे। आप अभी इतना ध्यान रखना, मुगल काल है, इसके दो पार्टीशन हैं, एक तो ओरिजिनल मुगल काल, आफ्टर देन सेकंड पार्टीशन है उत्तर मुगल काल, जिसमें बहादुर शाह प्रथम, जब जाजऊ का युद्ध होता है, जाजऊ के युद्ध में आजम और मुअज्जम के मध्य युद्ध होता है, उस युद्ध में मुअज्जम जीतता है और तथा मुअज्जम बहादुर शाह प्रथम के नाम से भारत का अगला मुगल शासक बनता है। अब 1857 की क्रांति होती है, तब अंतिम मुगल शासक होता है बहादुर शाह जफर, भारत का अंतिम मुगल शासक होता है। अब इस दरमियान इनका एडमिनिस्ट्रेशन कैसे था, इनका प्रशासन कैसा था, इन्होंने कैसे शासन व्यवस्था को मेंटेन किया था, इसके बारे में इस क्लास में अपन विस्तृत अध्ययन करने जा रहे हैं। एक बार वापस रिपीट कर रहा हूं, मुगल प्रशासन सबसे पहले आता है सुल्तान, बादशाह। सुल्तान खलीफा का प्रतिनिधि होता है, जो कि सल्तनत काल में बैठता था। कहाँ बैठता था? सल्तनत काल में बैठता था। आफ्टर देन बादशाह, बादशाह होता है वह एक स्वयं प्रभु शासक होता है। जो मुगल काल के जितने भी शासक हुए हैं वो सारे के सारे बादशाह हैं। मुगल काल के दो डिवाइडेशन, एक तो ओरिजिनल मुगल काल, आफ्टर देन उत्तर मुगल काल। ओरिजिनल जो मुगल काल है इसका टाइम पीरियड रहता है लगभग 1526 ईस्वी से लेकर 1708 ईस्वी तक। आफ्टर देन जो नेक्स्ट उत्तर मुगल काल होता है इसका टाइम पीरियड रहता है लगभग 1708 से लेकर 1857 की क्रांति होती है, तब अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर होता है। यह इसका टोटल टाइम पीरियड होता है। अब एडमिनिस्ट्रेशन में क्या क्या चेंजेज आता है इनका, सबसे पहले अपन पढ़ते हैं केंद्रीय प्रशासन, मुगल कालीन प्रशासन। अब देखिए सबसे पहले आता है बादशाह। कौन आता है? बादशाह। बादशाह का शाब्दिक अर्थ होता है एक स्वयं प्रभु शासक, मतलब कि ऐसा शासक जिसके पास समस्त सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, न्यायिक सभी अधिकार जिसके पास है वो कहलाएगा बादशाह। जैसे सल्तनत काल पढ़ते हैं अपन, तो सल्तनत काल में एक शब्द आता है सुल्तान। सुल्तान होता था वो होता था खलीफा का प्रतिनिधि, खलीफा का प्रतिनिधि, द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ खलीफा। अब यह मुगलकालीन प्रशासन के अंदर बादशाह शब्द आता है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है एक स्वयं प्रभु शासक। राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, न्यायिक सारे अधिकार हैं वह बादशाह के पास रहेंगे। आफ्टर देन मुगलों ने खलीफा की सत्ता को मानने से मना कर दिया था। अबुल फजल का एक कमिटमेंट आता है बादशाह को लेकर। बादशाह ईश्वर का प्रतिनिधि है तथा पृथ्वी पर ईश्वर का दूत होता है और ईश्वर ने उसे साधारण मानव की अपेक्षा अधिक बुद्धि तथा विवेक प्रदान किया है। मतलब कि हम सभी पर्सन्स में जिसकी IQ लेवल प्लस है, जिसमें सभी सर्वगुण संपन्न हैं, वह बादशाह बन सकता है। ये कमिटमेंट है अबुल फजल का। किसका कमिटमेंट है? अबुल फजल का। ध्यान रखना, एक बार सेपरेट एग्जाम सेपरेट क्वेश्चन निकल के आया था, उपयुक्त कथन किसका है, तो ये कथन है अबुल फजल का। वापस रिपीट कर रहा हूँ, बादशाह ईश्वर का प्रतिनिधि होता है तथा पृथ्वी पर ईश्वर का दूत होता है और ईश्वर ने उसे साधारण मानव की अपेक्षा अधिक बुद्धि, ये बुद्धि शब्द है, साधारण मानव की अपेक्षा अधिक बुद्धि तथा विवेक प्रदान किया है, जिसे बादशाह अबुल फजल कहते हैं। आफ्टर देन राजत्व का दैवीय सिद्धांत। राजत्व का दैवीय सिद्धांत क्या होता है कि जो राजा होता है, जो शासक होता है, वो ईश्वर का एक भेजा गया दूत होता है, जिसे राजत्व का दैवीय सिद्धांत कहते हैं। राजत्व के दैवीय सिद्धांत का सर्वप्रथम भारत में प्रचलन बलबन के समय होता है। बलबन का जो भारत में राज्य काल होता है वो 1266 से लेकर 1286 तक रहता है। उसने सबसे पहले भारत में राजत्व सिद्धांत को फॉलो करवाया था। आफ्टर देन जो मुगल होते हैं वो भी इस राजत्व सिद्धांत को कंटिन्यू करते हैं। बादशाहों में सैनिक, न्यायिक, प्रशासनिक, आर्थिक, सामाजिक, न्यायिक सारी शक्तियां निहित है, वो क्या कहलाएगा? बादशाह। और मुगल कालीन प्रशासन के अंतर्गत जो भी डिसीजन लेना था, उस डिसीजन का जो अंतिम पहलू होगा, अंतिम पंक्ति होता था, वो बादशाह होता था। बादशाह के बाद में अगला जो मुख्य पद आता था मुगल कालीन प्रशासन के अंतर्गत, वो आता था वकील। कई पुस्तकों में आपको ये नाम दीवान एक वकील नाम से भी मिलेगा। वकील होता है
वो एज ए पीएम होता है, प्रधानमंत्री के समान होता है, एज ए पीएम पोस्ट होती है ये। अकबर ने बैरम खां, जैसा कि अपन ने अकबर पढ़ा था, तो अकबर के अपन ने 2 संरक्षक पढ़े थे, जिसमें एक बैरम खां था और एक मुनीब था। अब इस बैरम खां के बाद में अकबर ने बैरम खां के बाद इस पद को समाप्त कर दिया, खत्म कर दिया था इस दीवान वकील पद को। आफ्टर देन इस पद की शक्तियां अन्य विभागों में डिस्ट्रीब्यूट कर दी थी, जो शक्तियां थी वो अन्य विभागों में क्लासिफिकेशन इन्होंने कर दिया था। और कहा जाता है 1562 के अंदर अकबर जब पेटीकोट शासन से मुक्त होता है तब एक नई पोस्ट क्रिएट करता है, जिसे कहा जाता है दीवान वजारत ए कुलिया। अकबर के द्वारा नई क्रिएट की गई पोस्ट होती हैं। आफ्टर देन जो इस वकील के काम होते हैं 1562 के बाद में, 1562 के बाद में इस वकील के सारे कार्य दीवान वजारत ए कुल के द्वारा किया जाता है। कई पुस्तकों में ये आपको दीवान वकील की जगह दीवान वजीर भी मिलता है। अगर आपने कभी उर्दू में समाचार सुने हो तो वहाँ एक शब्द का उल्लेख होता है वजीर आजम, तो ये वजीर आजम शब्द यहीं से प्रमोट होकर आया हुआ है। आफ्टर देन इसके प्रमुख को वजीर या दीवान कहा जाता है, दीवान वजारत कुल के प्रमुख को। आफ्टर देन अकबर ने अपने शासन के 8वें वर्ष, अकबर का राज्याभिषेक होता है 1556 में, इसके 8वें वर्ष इस नए पोस्ट को क्रिएट करता है। मतलब कि अकबर जब जजिया कर हटाता है, जैसे मैंने आपको अकबर पढ़ाया था तो एक शब्द लिखा था मैंने दातीज, और इधर 62, 63 और 64 लिखे थे। दास प्रथा का अंत अकबर द्वारा 1562 में किया जाता है। तीर्थ यात्रा कर को फिनिश 1563 में किया जाता है तथा जजिया कर को हटाया जाता है 1564 में। ठीक इसी विभाग दीवान वजारत कुल का गठन भी अकबर 1562 में नींव रख देता है, लेकिन जो एग्जैक्ट जो सीट डाउन करवाता है वो 1562 में। इन दोनों का आप साथ ध्यान रखना। 1564 में 2 चेंजेस, एक तो जजिया कर हटा रहा है प्लस इस नए विभाग को प्रमोट भी कर रहा है अकबर। ये सेकंड पोस्ट थी, बादशाह के बाद में निचली पोस्ट। उसके बाद में अगली जो पद आता है वह आता है दीवान ए खालसा। अपन नेक्स्ट वीडियो में एक मुगलों की मनसबदारी प्रथा के बारे में अध्ययन करेंगे, तो उसमें मैं एक्सप्लेन करूंगा कि जो अलग अलग शासकों ने किस प्रकार से मनसबदारों का डिवाइडेशन कर रखा था। फॉर एग्जाम्पल अकबर अपने राज्याभिषेक के 11 वर्ष मनसबदारी प्रथा को प्रमोट करता है तथा 3 श्रेणियां रखता है मनसबदारों की। आफ्टर देन अकबर के बाद में जहांगीर आता है, जहांगीर एकस्पा, दियस्पा और सीएसपा 3 नाम से मनसबदारों का डिवाइडेशन करता है। आफ्टर देन शाहजहां आता है, वो 1/3, 1/4 तथा 1/5 की डिवाइडेशन में क्लासिफिकेशन इन मनसबदारों का करता है। तो दीवान खालसा जो भूमि होती थी ना, उस भूमि का प्रमुख होता था खालसा भूमि, जिस पर सीधा केंद्र का नियंत्रण होता है। किसका नियंत्रण होता है? केंद्र का सीधा नियंत्रण होता है, उसे खालसा भूमि कहा जाता है। जो डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर हो उसे केंद्र की भूमि या खालसा भूमि कहा जाता है। दीवान खालसा होता है वो खालसा भूमि का प्रमुख होता है। उसके बाद में आता है दीवान तबजी। अब देखना, दीवान तबजी तथा दीवान तन दोनों को साथ याद रखना आप। दीवान तबजीब हैं जो तो सेना के खर्चों की देखभाल करने वाला है, जितने भी अपनी सेना के जो खर्चे हैं उन सारे खर्चों की देखभाल करने वाला दीवान तबजीब है। तथा दीवान तन है जो अधिकारियों को वेतन जागीर का प्रमुख होता है। मतलब अधिकारी वर्ग हैं, उन अधिकारी वर्गों का जो प्रमुख होगा वो दीवान तन होगा। अधिकारियों को वेतन तथा जागीर का प्रमुख दीवान तन होगा। आफ्टर देन दीवान तहजीब, सेना के खर्चों की देखभाल करने वाला दीवान तहजीब होगा। आफ्टर देन आता है दीवान बैतूतात। प्रेजेंट टाइम के अपन उद्योग मिनिस्ट्री से इसका कंपैरिजन कर सकते हैं। दीवान बैतूतात होता है वो कारखानों का प्रमुख होता है, जिसे प्रेजेंट टाइम में उद्योग मंत्री होते हैं। ठीक ऐसे ही दीवान बैतूतात कल कारखानों का प्रमुख होता है। वापस रिपीट कर रहा हूँ, दीवान खालसा खालसा भूमि का प्रमुख, दीवान तहजीब सेना के खर्चों की देखभाल करने वाला। आफ्टर देन दीवान तन अधिकारियों को वेतन तथा जागीर का प्रमुख होता है। आफ्टर देन आता है दीवान बैतूतात जो कि कल कारखानों का प्रमुख होता है। प्रेजेंट टाइम के अपन इंडस्ट्रियल मिनिस्ट्री से इसकी कंपैरिजन कर सकते हैं। इसके बाद में अगली पोस्ट आती है मीर बख्शी।
आरपीसी द्वारा एसएस सेकंड ग्रेड के अंदर एक क्वेश्चन पुट अप हुआ था डायरेक्ट मीर बख्शी नाम से कि निम्नलिखित में से सेना प्रमुख होता है, जिसमें कई ऑप्शन थे। दीवान तहजीब ऑप्शन में था, दीवान तन ऑप्शन में था, दीवान वकील ऑप्शन में था, तथा एक शब्द मीर बख्शी भी था। समझना होता क्या है मीर बख्शी। ये सैन्य विभाग का प्रमुख होता है, आर्मी डिपार्टमेंट का हेड होगा, अपने सैनिकों की नई भर्ती, ट्रेनिंग प्लस रसन संबंधी आपूर्ति आदि की व्यवस्था करता था। ध्यान रखना, मीर बख्शी सैनिकों को कभी पेमेंट या वेतन डिस्ट्रीब्यूट नहीं करता है। मीर बख्शी सैन्य विभाग का प्रमुख होता है। सैनिकों की भर्ती, नई भर्ती निकालनी है सैनिकों, तो वो काम करेगा मीर बख्शी। सैनिकों को ट्रेनिंग देनी है, ट्रेंड करना है, वो काम करेगा मीर बख्शी। आफ्टर देन सैनिकों को राशन संबंधी आपूर्ति करनी है, तो वो भी काम मीर बख्शी करेगा। मीर बख्शी सेना को एवं सैनिकों को वेतन नहीं देता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, एक बार यूजीसी नेट एग्जाम में ये क्वेश्चन पुटअप हुआ है और कोर्ट में पुटअप हुआ है कि निम्नलिखित कार्यों में से मीर बख्शी के कार्य नहीं है, तो आप यहाँ कंसंट्रेट रहना। मीर बख्शी सेना एवं सैनिकों को वेतन नहीं देता है, बट लेकिन वेतन देने की सिफारिश करता है। सिफारिश कैसे करता है? एक लेटर लिखता है जिसका नाम होता है सरखत। इस सरखत नामक लेटर पर मीर बख्शी अपने हस्ताक्षर कर देता है। आफ्टर देन वो लेटर बादशाह के पास जाता है और बादशाह उसको पेमेंट या वेतन डिस्ट्रीब्यूट करता है। वापस रिपीट कर रहा हूँ, मीर बख्शी सैन्य विभाग का प्रमुख होता है। सेना की नई भर्ती प्लस सेना को प्रशिक्षण तथा सेना को रसद संबंधी आपूर्ति मीर बख्शी के द्वारा की जाती है। मीर बख्शी होता है वो सैनिकों को वेतन कभी भी नहीं देता है, केवल मात्र एक लेटर लिखता है जिसे कहा जाता है सरखत। ये सरखत नामक लेटर लिखता है तथा उस लेटर पर हस्ताक्षर कर देता है कि इस सैनिक का इतना वेतन बन रहा है। आफ्टर देन वो लेटर बादशाह के पास जाता तथा बादशाह उस सैनिक को पेमेंट डिस्ट्रीब्यूशन करता है। यहाँ एक आप कोर्ट में ध्यान रखना, अगर जैसे कि दिन प्रतिदिन प्रतियोगी परीक्षाओं का स्तर बढ़ता जा रहा है तो उसी कोर्ट में आने लायक ये प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सरखत को दिमाग में रखना। यूजीसी नेट जैसे एग्जाम में आया हुआ है क्वेश्चन, तो आरपीसी और रिट जैसे एग्जाम में आना स्वाभाविक रूप से आना चाहिए क्वेश्चन। ओके, मीर बख्शी सैन्य विभाग का प्रमुख। उसके बाद में अगली पोस्ट आती है मीर सामा। कौन सा सामा? मीर सामा। मीर सामा, अब देखना, शाही महल की आवश्यकताओं की पूर्ति करता था जिसे खान सामा भी कहा जाता है। जो शाही महल है वहाँ किसी वस्तु की आवश्यकता है तो उस वस्तु की आवश्यकता की पूर्ति मीर सामा के द्वारा की जाती थी। इस पद पर किसी विश्वासी व्यक्ति की नियुक्ति की जाती थी। विश्वास पात्र को ही इस पोस्ट पर भी अपॉइंट किया जाता था। कालांतर में इस पद के व्यक्ति की पदोन्नति वजीर के रूप में की जाती है। समझना आप, मीर सामा क्या होता है? शाही महल है, राजमहल। इस राजमहल में किसी आवश्यकता की चीज, कोई आवश्यकता की चीज की आपूर्ति के लिए जिस व्यक्ति को अपॉइंट किया जाता था वह मीर सामा था। अब आवश्यकता की वस्तु में केवल मात्र उसी व्यक्ति को अपॉइंट किया जाएगा जो बादशाह का सबसे बड़ा विश्वास पात्र व्यक्ति होगा, उसी को ही अपॉइंट किया जाएगा। आफ्टर देन धीरे धीरे क्या होता है, इसी मीर सामा का जो प्रमोशन कर दिया जाता है, इसको प्रमोट कर दिया जाता तथा इसे एक नया पद दीवान वकील या दीवान वजारत पद दिया जाता है, जो कि कालांतर में अभी अपने प्रीवियस स्लाइड में पढ़ा था। दीवान वजारत होता जो एज ए पीएम होता है, प्रधानमंत्री के समकक्ष होता है। तो ध्यान रखना, मीर सामा शाही महल की आवश्यकताओं की पूर्ति करता था। इसे खान सामा भी कहा जाता है। इस पद पर किसी विश्वास पात्र व्यक्ति की नियुक्ति होती थी। कालांतर में इस पद के व्यक्ति को पदोन्नति करके दीवान वजीर या दीवान वजारत के रूप में कर दिया जाने लगा था। ये था मीर सामा। आफ्टर देन अगली जो पोस्ट आती हैं वह आती हैं सद्र उस सुदूर। ये जो पोस्ट हैं सद्र उस सुदूर और काजी उल कज़ात, ये दोनों की दोनों पोस्टें सल्तनत काल से है, जैसे कट कॉपी पेस्ट होकर आई है। जब अपन सल्तनत कालीन प्रशासनिक व्यवस्था पढ़ते हैं तो सल्तनत कालीन प्रशासनिक व्यवस्था के अंतर्गत एक पोस्ट आती है सद्र उस सुदूर। उसके अंतर्गत क्या होता है, धार्मिक तथा दान विभाग,
रिलीजन एंड डोनेशन डिपार्टमेंट का जो हेड होता है उसे सदर उस सुदूर कहा जाता है। यह कि यह पोस्ट सल्तनत कालीन प्रशासन में भी अपने को पढ़ने को मिलती है। सल्तनत कालीन प्रशासन के अंतर्गत भी सदर उस सुदूर तथा सदर उस सुदूर होता है वह रिलीजन एवं डोनेशन धार्मिक तथा दान विभाग का प्रमुख होता है। उसके बाद में आता है काजी उल कज़ात। इस पद पर काजी की नियुक्ति की जाती थी। आफ्टर देन जो ये पोस्ट होती थी इसी को प्रमोट करके, जैसे मैंने आपको बताया था, मीर बख्श जो मीर सामा होता था उसको प्रमोट करके वजीर में कन्वर्ट किया जाता था। ठीक इसी तरह से इस पद पर काजी की नियुक्ति की जाती थी। आफ्टर देन अगली पोस्ट आती है काजी उल कज़ात। ये जुडिशियली डिपार्टमेंट होता है, न्याय विभाग होता है, उसका हेड होता है। हर बुधवार को यह अपनी कचहरी लगाता था, मतलब इसका कोर्ट हर बुधवार को लगता था। वापस रिपीट कर रहा हूँ, जैसा कि अपन ने सबसे पहले मुगलकालीन प्रशासन के अंतर्गत बादशाह पढ़ा था, तो बादशाह में अपन ने रीड आउट किया था सामाजिक, आर्थिक, न्यायिक, धार्मिक सभी मामलों का जो अंतिम व्याख्याकार या अंतिम डिसीजन देने वाला होगा वो बादशाह होगा। ठीक इसी तरह से बादशाह के शासन के कार्य में सहयोग देने के लिए न्यायिक विभाग में एक पद होती थी काजी उल कज़ात। काजी उल कज़ात न्याय विभाग का प्रमुख होता था और काजी उल कज़ात से ऊपर भी बादशाह होता था। काजी उल कज़ात सप्ताह में एक दिन अपनी कचहरी लगाता था, ओनली फॉर बुधवार को। जब अपन सल्तनत कालीन एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ते हैं, सल्तनत कालीन प्रशासनिक व्यवस्था पढ़ते हैं, उसमें इस पोस्ट काजी उल कज़ात को सप्ताह के 7 दिन तक न्याय सुनाने या अपनी कचहरी लगाने का अधिकार था। लेकिन यह अधिकार मुगलकालीन प्रशासन में कम कर दिए जाते हैं। मुगलकालीन प्रशासन में काजी उल कज़ात केवल और केवल वेडनेसडे या बुधवार को ही अपनी कचहरी लगाता था। आफ्टर देन अगली पोस्ट आती है मीर ए आतिश। अगली पोस्ट आती है मीर ए आतिश। मीर ए आतिश, या कहीं पुस्तकों में आपको ये शब्द भी मिलेगा मीर ए आतिर, आतीरा। मीर ए आतिश या मीर ए आतीरा बहुत आर इक्वल है। अब देखना आतिश, आतिशबाजी करने वाला प्रमुख। मीर ए आतिश या आतिशबाजी करने वाला प्रमुख, मतलब कि जो तोपखाना है उन तोपखाने के जो प्रमुख रहेगा उसे मीर ए आतिश कहा जाएगा। जब अपन ने बाबर पढ़ा था तो बाबर के बारे में रीड आउट किया था हमने कि बाबर ने भारत में प्रथम आक्रमण 1519 में भेरा और बाजौरा पर करता है। भारत में कुल बाबर 5 अटैक करता है, जिसमें 5th अटैक होता है वो 1526 ईस्वी में होता है, जिसके तहत 5 युद्धों में बाबर तुलगुमा युद्ध पद्धति का प्रयोग करता है, अर्थात युद्ध के मैदान में तोपों का यूज करता है। तो मुगलकालीन प्रशासन के अंतर्गत तोपखाने का जो प्रमुख होगा उस तोपखाने के प्रमुख को अपन कहेंगे मीर ए आतिश। आतिशबाजी कर रहा है वो मीर ए आतिश से तोपखाने का प्रमुख है। ये प्रमुख पोस्ट है, ध्यान रखना 3 पोस्ट है, सदर उस सुदूर, काजी उल कज़ात। ये दोनों सल्तनत काल की कट कॉपी पेस्ट है, बट ये जो शर्त होती है ये सल्तनत काल में नहीं होती और ये भी एक नई अप्रूव्ड पोस्ट होती हैं। उसके बाद में अगली प्रमुख पोस्ट आती है मीर ए बहर। मीर ए बहर यह नेवी का हेड होता है। किसका हेड होता है? नेवी का हेड होता है या नौसेना का प्रमुख होता है। जैसा कि अपन पढ़ते हैं कि 1617 में अपन पढ़ते हैं अहमदनगर अभियान। तो अहमदनगर अभियान के दरमियान जब शाहजहाँ जाता है, खुर्रम जाता है, तब अहमदनगर का शासक मलिक अंबर होता है जो कि जंजीबार के सिद्धियों की सहायता से एक नौसेना का गठन कर रखा होता है। धीरे धीरे मुगलों ने भी अपनी सेना को प्रमोट किया तथा नाविकों की नौसेना का गठन भी कर दिया था। तो एक मीर ए बहर होता है जो कि नौसेना का प्रमुख होता है। आप इसको ऐसे ध्यान रखना, मीर ए नहर, नहर शब्द से आप पकड़ लेना बहर को, नहर शब्द से बहर को। जो नौसेना का प्रमुख है वह है मीर ए बहर, नेवी का हेड है। जैसे अपने 3 सेना के विभाग चीफ होते हैं ना, नौसेना प्रमुख, थल सेना प्रमुख, जल सेना प्रमुख, तो ठीक इसी तरह से जो नेवी का प्रमुख था वो था मीर ए बहर। आफ्टर देन अगली जो पोस्ट आती है मुगल काल की वो आती है मीर ए बर। अगली पोस्ट आती है मीर ए बर। बर से आप ध्यान रखना, बर का संबंध होता है वन से। किससे होता है? वन से बर का संबंध होता है। जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है उसके प्रमुख को मीर ए बर कहा जाता है। जो वन विभाग है उस वन विभाग के प्रमुख को मीर ए बर कहा जाता है। उसके बाद में आता है मीर ए अर्ज। मीर ए अर्ज से आप याद रखना अर्जी देने वाला। क्या देने वाला? अर्जी देने वाला, अर्थात अर्जी किसे? याचिका। अर्जी को अपन याचिका भी कहते हैं। जो याचिका का प्रमुख है उसे कहा जाता है मीर ए
अर्ज। जो याचिका का प्रमुख है उसे कहा जाएगा मीर ए अर्ज, मतलब अर्जी देने का काम कर रहा है, याचिका प्रमुख है वो है मीर ए अर्ज। इस शब्द से आप पकड़ना, बर का अर्थ होता है वन, बहर का अर्थ होता है नहर, नहर यानी नहर का प्रमुख, नौसेना प्रमुख। आफ्टर दे मीर ए अर्ज, अर्जी देने वाला या याचिका देने वाला याचिका प्रमुख होगा जिसे मीर ए अर्ज कहा जाएगा। अब देखना क्या होता है, यह था मुगलों का केंद्रीय प्रशासन। अब जैसे भारत एक देश है, भारत में अनेक राज्य हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं, ठीक इसी तरह से मुगल कालीन केंद्रीय प्रशासन के अंतर्गत अपन कई प्रांतों एवं परगनों के बारे में भी अध्ययन करते हैं। अब देखना मुगलों की प्रांतीय व्यवस्था, कैसी व्यवस्था, प्रांतीय, मुगलों की प्रांतीय व्यवस्था, समझना इसको होता क्या है प्रांतीय व्यवस्था। मुख्य राजधानी दिल्ली, आगरा, कुछ समय दिल्ली कुछ समय आगरा रहा करती थी। अब क्या प्रांतीय प्रशासन में क्या होता है कि जो केंद्र था उसने प्रशासनिक सुगमता के लिए अपना जो साम्राज्य था वो अनेक प्रांतों में विभक्त कर रखा था। अब देखिए बाबर और हुमायूं जो मुगल कालीन शासक होते हैं, बाबर तथा हुमायूं, इन दोनों की प्रांतों की संख्या, इन दोनों की प्रांतों की संख्या, इन दोनों की प्रांतों की संख्या की जानकारी का अभाव है हमारे पास। किसी पुस्तक में इन दोनों की जानकारी, प्रांतों की जानकारी नहीं मिलती है। प्रांतों की संख्या की जानकारी हमें सबसे पहले अकबर के शासनकाल में मिलती है। किसके शासनकाल में? अकबर के शासनकाल में। अब अकबर के शासनकाल में क्या मिलती है कि अकबर के समय अकबर उल्लेख करवाता है कि इसके समय कुल 15 प्रांत थे। कितने प्रांत थे? अकबर के समय कुल 15 प्रांत थे। बट अकबर के समय एक पुस्तक लिखी जाती है जिसे कहा जाता है आइन ए अकबरी। क्या कहा जाता है? आइन ए अकबरी। इसका जो राइटर होता है वो होता है अबुल फजल। कौन होता है? अबुल फजल। अबुल फजल इस पुस्तक में लिखते हैं कि अकबर के समय जो प्रांत थे वो 12 थे। कितने थे? 12 थे। प्रांतीय व्यवस्था मुगलों की, बाबर, हुमायूं दोनों की प्रांतों की संख्या की जानकारी का अभाव है भारतीय इतिहास में। आफ्टर देन अकबर से हमें प्रांतों की ऑथेंटिक जानकारी मिलती है। अकबर स्वयं अपने राज्य में 15 प्रांत बताता है, लेकिन अकबर के शासनकाल में लिखी गई पुस्तक आईने अकबरी में, जिसके लेखक अबुल फजल हैं, हमें 12 प्रांतों का उल्लेख मिलता है। अब देखना इसमें 3 प्रांत कौन कौन से थे जिसका उल्लेख नहीं था। एक खानदेश, एक गोलकुंडा, और एक अहमदनगर। इन 3 प्रांतों का उल्लेख आईने अकबरी में नहीं मिलता है। आफ्टर देन अकबर के बाद में अगला शासक आता है जहांगीर। अगला शासक आता है जहांगीर। जहांगीर के समय प्रांतों की संख्या 15 ही होती है। लेकिन एक कंसेप्ट आप यहां ध्यान रखना, एक कंसेप्ट आप यहां ध्यान रखना कि जो जहांगीर होता है वह एक प्रांत विजिट करता है। उस प्रांत का नाम होता है कांगड़ा, जो कि लाहौर के आसपास पड़ता है। उस कांगड़ा प्रांत को विजिट करने के पश्चात जहांगीर उस प्रांत को लाहौर प्रांत में ऐड कर देता है। कहाँ ऐड कर देता है? लाहौर प्रांत में ऐड कर देता है कांगड़ा को। अतः जहांगीर के समय प्रांतों की संख्या 15 ही थी। उसके बाद में आता है शाहजहां। उसके बाद में आता है शाहजहां। शाहजहां के समय प्रांतों की जब शासक बनता है तब 15 होती हैं, तथा शासक के पद से हटता है तब 18 हो जाती है। शाहजहां के द्वारा 3 प्रांत जीते जाते हैं। कितने प्रांत जीते जाते हैं? 3 प्रांत जीते जाते हैं। तीन प्रांत जीते जाते हैं।
3 प्रांत जीते जाते हैं। 3 प्रांत कश्मीर, थट्टा तथा उड़ीसा, ये 3 प्रांत शाहजहां के द्वारा जीते जाते हैं। आफ्टर देन शाहजहां के बाद में अगला जो मुगल शासक आता है वह आता है औरंगजेब। औरंगजेब जब शासक बनता है तब उसके पास 18 प्रांत होते हैं, लेकिन मैंने पढ़ाया था आपको औरंगजेब के बारे में कि 2 प्रांत और प्रमोट कर देता है, तो इसमें 2 प्रांत औरंगजेब और जीत लेता है। जब शासक बनता है तब 18 होते हैं, जब शासक की गद्दी से हटता है तब टोटल प्रांत 20 हो जाते हैं। 2 नए प्रांत और जीतता है ये, एक बीजापुर होता है और एक गोलकुंडा होता है। गोलकुंडा अकबर के समय भी आता है, लेकिन बाद में वापस से मुगलों के हाथ से गोलकुंडा निकल जाता है। यह है प्रांतों का डिवाइडेशन या क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण। एक बार वापस एक्सप्लेन कर रहा हूँ। प्रांतीय व्यवस्था, बाबर तथा हुमायूं के बारे में हम प्रांतों की संख्या, इतिहास इस बारे में मौन है कि इनके समय कितने प्रांत थे। आफ्टर देन ऑथेंटिक जानकारी हमें अकबर के शासनकाल से प्राप्त होती है। अकबर के शासनकाल में अकबर के साहित्य से पता चलता है कि उसके साम्राज्य में 15 प्रांत थे, लेकिन अकबर के शासनकाल में लिखी गई आईने अकबरी में हमें उल्लेख करते हैं अल फजल कि अकबर के समय जो प्रांतों की संख्या थी वो 12 थी। खानदेश, बरार, अहमदनगर एवं गोलकुंडा का उल्लेख नहीं था। इसका बरार भी मिलता है आपको। आफ्टर देन जहांगीर आता है। जहांगीर के समय जब शासक बनता है तो 15 प्रांत होते हैं। शासक शासन करने के बाद सत्ता से उतरता है तब भी 15 ही होते हैं। एक फैक्ट यहाँ ध्यान रखना आप, जहांगीर एक कांगड़ा प्रांत को विजिट करता है। उस कांगड़ा को अलग से एक राज्य नहीं बनाता है, बट उसको लाहौर प्रांत में ही ऐड कर देता है। उसके बाद में आता है शाहजहां। शाहजहां जब शासक बनता है तब 15 प्रांत होते हैं। राजगद्दी से उतरता है तब 18 हो जाते हैं। शाहजहां ने 3 प्रांत कश्मीर, थट्टा तथा उड़ीसा, इन 3 प्रांतों को विजिट किया था। उसके बाद में आता है औरंगजेब। औरंगजेब के समय कुल 18 प्रांत, जब शासक बनता है तब 18 होते हैं। जब राजगद्दी से उतरता है तब 20 हो जाते हैं। बीजापुर तथा गोलकुंडा, इन 2 नए प्रांतों का गठन औरंगजेब के द्वारा किया जाता है। ये थी मुगलों की प्रांतों का क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण। वापस समझना एक बार, अकबर के समय कुल 15 प्रांत, लेकिन आईन ए अकबरी में 12 प्रांत का उल्लेख। जहांगीर के समय 15 प्रांत थे। जहांगीर ने कांगड़ा पड़ता है लाहौर के पास में, कांगड़ा को जीतकर लाहौर प्रांत में ही मिला दिया था, उसको नए प्रांत के रूप में पेश नहीं किया था। आफ्टर देन शाहजहां के समय 18 प्रांत थे, 3 नए बनाए गए, 15 प्लस 3 हो जाते हैं। जब राजगद्दी पर बैठा तब 15, 3 नए बनाए, 18 हो जाते हैं। कश्मीर, थट्टा और उड़ीसा, ये 3 नए प्रांत शाहजहां के द्वारा बनाए जाते हैं। आफ्टर देन औरंगजेब के समय 20 प्रांत थे, 2 नए जोड़ जाते हैं, 18 प्लस 20 होते हैं। जब शासक बनता है तब 18 होते हैं, 2 नए जीत कर ऐड कर देता है, टोटल प्रांतों की संख्या 20 हो जाती है। गोलकुंडा तथा बीजापुर नए प्रांत औरंगजेब के द्वारा ऐड कर दिए जाते हैं। ये क्लासिफिकेशन है प्रांतों का। उसके बाद देखिए प्रांतीय व्यवस्था कैसी थी मुगलों की। प्रांतीय व्यवस्था के अंतर्गत कौन कौन से पोस्ट क्रिएट कर रखे थे। प्रांत को सूबा भी कहा जाता है। आपने कई बार न्यूज़ सुनी होगी तो आपने सुना होगा सूबे के मुख्यमंत्री, उर्दू वाली जो न्यूज़ आती है उसमें सूबे के मुख्यमंत्री। जो वर्तमान के राज्य हैं वो उस समय मुगल काल में प्रांत या सूबे हुआ करते थे। प्रांत या सूबा, प्रांत में बख्शी, मीर बख्शी के अंडर काम करता था। काजी, कानी नहीं है, काजी है, ये सब काजी है। जो न्याय विभाग जुडिशियल डिपार्टमेंट का था। दीवान, डोनेशन और धार्मिक, दान और धार्मिक तथा दान विभाग दोनों थे। सूबेदार तथा सद्र, ये प्रमुख प्रांतों की पोस्ट हुआ करती थी। अगर प्रश्न पुटअप होता है तो केंद्रीय प्रशासन से आने की ज़्यादा चांसेज बनते हैं। प्रांतीय व्यवस्था फिर भी आप नज़र में रखना। प्रांतों की प्रमुख जो पोस्ट हुआ करती थी वो 5 हुआ करती थी, बख्शी, सद्र, दीवान, सूबेदार और काजी। स्क्रीनशॉट लेना चाहो इसका तो ले लीजिए आप। आफ्टर देन प्रांतों के कुछ सूबेदार का क्या काम था, दीवान का क्या काम था। सूबेदार होता है वह कानून व्यवस्था का ध्यान रखता था, लॉ एंड ऑर्डर।
इस व्यवस्था का ध्यान सूबेदार रखता था। कहाँ रखता था? प्रांत में। कहाँ रखता था? प्रांत में। आफ्टर दीवान के पास में फाइनेंशियल डिपार्टमेंट प्लस रिलीजन प्लस डोनेशन, ये तीनों डिपार्टमेंट थे। वित्त विभाग मुख्यतः था इसमें, वित्त विभाग संभालता था, यह सीधे केंद्रीय दीवान के अधीन होता था। उसके बाद में आता है बख्शी, इसकी नियुक्ति मीर बख्शी जैसे अपने केंद्रीय प्रशासन में पढ़ा था कि सैन्य विभाग का जो प्रमुख होता है उसे मीर बख्शी कहा जाता है। प्रांत में बख्शी की नियुक्ति मीर बख्शी की सिफारिश पर की जाती थी। ये प्रमुख प्रांतीय पोस्ट हैं तथा इनके काम। उसके बाद में ये थी आज की अपनी केंद्रीय प्रशासन तथा प्रशासनिक प्रमुख इकाइयाँ, मुगलकालीन केंद्रीय प्रशासन तथा प्रांतीय व्यवस्था। उम्मीद करता हूँ अल्प समय में दिए गए ज्ञान से आप पूर्ण रूपेण संतुष्ट होंगे। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करके आप शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। लॉट ऑफ थैंक्स। स्टे होम, स्टे सेफ।